बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। वह उसके आने की राह देख रहा है। मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है राह देखना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राह देखना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। वह उसके आने की राह देख रहा है। He is looking forward to her arriving. He is looking forward to her arriving. मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meeting you. क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? Was she looking forward to meeting me? Was she looking forward to meeting me? मैं आइसक्रीम खाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to eating ice cream. I am looking forward to eating ice cream. मैं इंग्लिश सिखाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to teaching English. I am looking forward to teaching English. हम छुट्टी पर जाने की राह देख रहे हैं। We are looking forward to going on a vacation. We are looking forward to going on a vacation. क्या तुम घर जाने की राह देख रहे हो? Are you looking forward to going home? Are you looking forward to going home? तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। वह गलतफहमी में जी रहा है। मैं कोई गलतफहमी में नहीं जी रहा हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार यूज़ किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली टू फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बी स्टे इन मिसकंसेप्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गलतफहमी में रहना, और सेकंड है लिव इन मिसकंसेप्शन, मतलब कि गलतफहमी में जीना। तो आइए इसको कंप्लीट रूल में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लिव इन मिसकंसेप्शन, और सेकंड है बी, सबसे पहले बोला जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बी स्टे इन मिसकंसेप्शन। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो आप लिव देख पा रहे हो ये एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, मतलब कि तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। यू शुड नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। तुम्हें इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए। यू शुड नॉट लिव इन दिस मिसकंसेप्शन। यू शुड नॉट लिव इन दिस मिसकंसेप्शन। वह गलतफहमी में जी रहा है। ही इज लिविंग इन मिसकंसेप्शन। ही इज लिविंग इन मिसकंसेप्शन। मैं कोई गलतफहमी में नहीं जी रहा हूँ। आई एम नॉट लिविंग इन एनी मिसकंसेप्शन। आई एम नॉट लिविंग इन एनी मिसकंसेप्शन। इस गलतफहमी में मत रहो। डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। वह किस गलतफहमी में जी रहा है। व्हाट मिसकंसेप्शन इज ही लिविंग। व्हाट मिसकंसेप्शन इज ही लिविंग। अब वह इस गलतफहमी में नहीं रहेगा। नाउ ही विल नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। नाउ ही विल नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन। क्या तुम अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे हो? आर यू स्टिल लिविंग इन दिस मिसकंसेप्शन?
आर यू स्टिल लिविंग इन दिस मिसकंसेप्शन? अब तक तो वे चले गए होंगे, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है मस्ट हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम हो जाना, मतलब जो काम है आपका वो हो जाना पूरी तरह से। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद बोला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बोला जाता है बाय नाउ। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब तक तो वे चले गए होंगे, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ। अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ। अब तक तो सब सो गए होंगे, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, सी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, सी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, सी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, सी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। अब तक तो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कर लिया होगा, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ। अब तक तो तुम इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ। अब तक तो तुमने मेरे सारे वीडियोस देख लिए होंगे, you must have watched my all videos by now, you must have watched my all videos by now। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर। कुल मिलाकर उसने अच्छा किया, कुल मिलाकर पार्टी ठीक ठाक थी, कुल मिलाकर यहाँ सब आ गए, कुल मिलाकर अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम इन्हें बोलने के लिए ऑल इन ऑल का यूज़ करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। गाइस ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑल इन ऑल, फिर उसके बाद लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कुल मिलाकर वह झूठ बोल रहा था, ऑल इन ऑल ही वॉज टेलिंग अ लाई। कुल मिलाकर तुम्हें ध्यान रखना है कि वो यहाँ ना आए, ऑल इन ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ही डजंट कम हियर। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक था, ऑल इन ऑल एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। कुल मिलाकर हमने बहुत इंजॉय किया, ऑल इन ऑल वी इंजॉयड अ लॉट। कुल मिलाकर तुमने बस 1000 रुपये खर्च करना है, ऑल इन ऑल यू हैव टू स्पेंड 1000 रुपीज ओनली। कुल मिलाकर वो यहाँ नहीं आएगा, ऑल इन ऑल ही विल नॉट कम हियर। कुल मिलाकर हमने अपना सारा काम कर लिया, ऑल इन ऑल वी हैव टू ऑल इन ऑल वी हैव डन आवर वर्क। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।